मैं छोटी कविताओं से शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है एक डूबे हुए प्रेमी की सलाह। प्रेम में उतना डूबो जितना डूबती है पानी में नाव की तली। प्रेम में उतना डूबो जितना डूबती है पानी में नाव की तली, ऐसे कि पानी में बनता रहे रास्ता और चलता रहे जीवन। एक पोएटिक जस्टिस होता है, आप सब जानते ही हैं। ये कविता, दूसरी कविता उसी पर है। इसका शीर्षक है अनुवांशिकता। अपने तमाम बच्चों को लेकर एक दिन ईश्वर यात्रा पर निकला। अपने तमाम बच्चों को लेकर एक दिन ईश्वर यात्रा पर निकला। उसकी लापरवाही से एक बच्चा स्टेशन पर छूट गया। वह छूट गया बच्चा कवि था। बहुत दिन बीते इस बात को ईश्वर को जरा भी भान नहीं कि कविता में न्याय करना अनुवांशिकता की रिठाई है। ये एक और कविता है, इसका शीर्षक है डाकघर। दुनिया के तमाम डाकखाने प्रेम से चलते हैं। दुनिया के तमाम डाकखाने प्रेम से चलते हैं और कचहरियाँ नफरत से। कोई हैरत नहीं कि डाकघर कम हो गए और कचहरियाँ बढ़ती चली गई। हम दोनों कम से कम एक चिट्ठी तो एक दूसरे को लिख ही सकते हैं, या फिर तुम कभी कभी मुझे कोई किताब भिजवाना। एक और छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है गंध। गंध कभी धोखा नहीं देती। गंध कभी धोखा नहीं देती। वे ठीक उसी चीज़ की याद दिलाती हैं जिससे वे उठ रही होती हैं। कुछ लोग भाषा से दुख पहुंचाने के मामले में गंधों जैसे ही सटीक होते हैं। ये अगली कविता मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी। तो जैसा कि होता है, हर संतान और उसकी माँ के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये उसी दौरान लिखी गई थी। तुम ईश्वर का बनाया साज हो माँ, तुम ईश्वर का बनाया साज हो माँ। मैं झनकार की तरह तुमसे अलग हुई और दुनिया में गूंजी। साज का कोई महत्व नहीं अगर उससे ध्वनि अलग ना हो। साज का कोई महत्व नहीं अगर उससे ध्वनि अलग ना हो। मत शिकायत करना उस चोट की जिसने तुम्हें मुझसे अलग किया। ये अगली कविता है, इसका शीर्षक है वे लोग। ये एक छोटा सा व्यंग है। वे कली को जिरह बख्तर पहनाते हैं। वे कली को जिरह बख्तर पहनाते हैं। अंडे को कंकाल की अनुपस्थिति के लिए जलील करते हैं। लोग भेद नहीं देखते कि साज पर लगा आवरण संगीत बचाता है। तलवार पर आवरण लगाते हैं कि इंसान उससे बचे रहें। वे बहते लावे को दिखाकर कहते हैं कि पत्थर को सिर्फ बहना आता है। वे बहते लावे को दिखाकर कहते हैं कि पत्थर को सिर्फ बहना आता है। बर्फ दिखाकर कहते हैं कठोर रहना तो पानी का स्वभाव है। फिर वे मुस्कुराकर कहते हैं हमने सबको मौके दिए, सबके गुण पहचाने, आखिर हमें सबसे बराबरी का व्यवहार करना था। और ये दूसरी कविता है, इसका नाम है दुनिया का शब्दकोश। ये थोड़ी सी लंबी है। जहाँ मैं पली बढ़ी उन मनुष्यों में अहंकार का आदिवास था। इतनी उथली थी उनकी गागर कि बात बात में छलक जाती थी। कमज़ोर फिनाइल पी लेते, बहादुर तलवार लाठी लेकर दूसरों को मारने निकल पड़ते। मैं कभी इतनी बहादुर नहीं हुई कि मर जाने का सोचूं। मैंने मृत्यु को तवज्जो देने लायक क्षणों में भी जीवन को चुना। मौत के करीब आदमी के मन में जीवन के दृश्य होते हैं। मृत्यु के पार क्या होता है कौन जानता है। अपमान के जवाब में मन में हमेशा दुख रहा, प्रतिशोध नहीं। यह भी सोचने की बात है कि इस दुनिया में आत्मरक्षा के नाम पर रिवॉल्वर का लाइसेंस खरीदा जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। भय ने बिना शोर किए शब्द की परिभाषा बदल दी। हम कुछ नहीं कर पाए। कोई गलती इस दुनिया की बुनावट में ही है। कोई गलती इस दुनिया की बुनावट में ही है। औजार गलाकर हथियार बनाने के नारे यहाँ आम हैं। कोई नारा यह नहीं कहता कि हथियारों को गलाकर औजार बना लो। भाषा के मुहावरे में शौर्य और क्रोध हर जगह ओवररेटेड है। भाषा के मुहावरे में शौर्य और क्रोध हर जगह ओवररेटेड है। कला बिचारी प्रेम की भांति हर जगह अपमानित है। आप ठीक से गला काटना जानने को कला मत कह देना।
कुछ लोग प्रतिहिंसा को न्याय कह देते हैं और प्रेम में डूबे मनुष्य को नकारा। युद्ध के रसिकों को न सन्यासी पसंद आते हैं न प्रेमी। डिक्शनरी से याद आया, अक्सर मैं यह सोचती हूँ कि डिक्शनरी सी होनी चाहिए दुनिया। डिक्शनरी से याद आया कि अक्सर मैं यह सोचती हूँ डिक्शनरी सी होनी चाहिए दुनिया, जहाँ हर लफ्ज़ के लिए जगह हो और हर लफ्ज़ काम आ सके दूसरे लफ्ज़ के अर्थ को साफ करने के लिए। ये कविता मैंने कोरोना के दिनों में लिखी थी। मेरी पूरी फैमिली उससे त्रस्त थी और हम लोग काफ़ी निराशा के भाव में थे, तो ये उन्हीं दिनों में लिखी गई कविता है। इसका शीर्षक है महामारी के दिनों में। जिल्द की सबसे छोटी कहानी कभी यह शिकायत नहीं करती कि लंबी कहानी ने उसका हक मार लिया। जिल्द की सबसे छोटी कहानी कभी यह शिकायत नहीं करती कि लंबी कहानी ने उसका हक मार लिया। एक छोटी जिंदगी का सत्व 100 साल जीने वाला कोई चुरा नहीं सकता। आज जब आने वाले दिन कागज़ पर पानी लगकर फैली स्याही जैसे हो गए हैं और कोई इबारत पढ़ी नहीं जा रही, अगर ये जीवन के अंतिम दिन है तो मैं तुम्हें प्यार करते हुए मरना चाहती हूँ। और ये मेरा कविता संग्रह है, वाणी प्रकाशन से आया है। उदासी मेरी मातृभाषा है। मैं इससे 1-2 कविताएं पढ़ देती हूँ। थोड़ा पानी पी लो। बीच पड़ी हाँ जी, तो इसका शीर्षक है कविता में अर्थ। ये मैं शरद जी की फरमाइश में पढ़ रही हूँ। एक दिन मुझे अदम्य जिज्ञासु तार्किक आदमी मिला। एक दिन मुझे एक अदम्य जिज्ञासु तार्किक आदमी मिला। वह हर बीज को फोड़ कर देख रहा था कि उसके अंदर क्या है। मैं उसे अंत तक नहीं समझा पाई कि बीज के अंदर पेड़ होते हैं। क्या बात। ये एक और छोटी सी कविता है। इसका शीर्षक है एक प्रेम कविता का सच। दुखों के कितने ही घाव जब एक साथ टीसते हैं, तब आंखों से अंजूरी भर खारा पानी बहता है। 2.5 गज रेशम की चुनर कई इल्लियों की जीवन भर की मेहनत का नतीजा है। फूलों की एक बड़ी माला में पूरे बगीचे का बसंत कैद होता है। इसलिए कभी किसी कवि से यह मत पूछना कि वह फिर से प्रेम कविता कब लिखेगा। प्रेम की एक कविता ताल्लुक के कई सालों का दस्तावेज है। एक अंतिम कविता है, चिट मिल गई है, तो इसका शीर्षक है आदतें जैसी मैंने देखी। पत्ती कांप कर एक सांस खींचती है, फिर गिर जाती है। हरापन एक आदत है, बदरंग होकर गिर जाना एक फैसला। कुछ इच्छाओं को हमने कभी नहीं पहना, वे वार्डरोब में पड़ी पड़ी बदरंग हो गई। जिन इच्छाओं को हम जी भर पहन कर घूमे, वे अब कई जगह से फट गई हैं। एक पत्थर इसलिए खफा है कि नदियों ने उससे किनारा कर लिया। एक दीवार दीमकों से डरकर असमय खुद को ढहा लेना चाहती है। काया के तल में गहरे बैठता जाता है दुख। काया के तल में गहरे बैठता जाता है दुख। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ आदमी धीमा हो जाता है। चलते समय उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। खुशियाँ आदमी को हल्का कर देती है। हम ऐसे जलधार हैं जिन्हें हिचकियाँ आती है, लेकिन हम अपने मुहानों तक कभी लौट नहीं पाते। एक दिन मैं पत्तों को झिंझोड़ कर जगाऊंगी। उनसे पूछूंगी, क्या तुम परिंदों को देखकर बहक गए थे जब उड़ने के लिए तुमने टहनी से छलांग लगा दी। धन्यवाद।